अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में जानता है मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में डिटेल से, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और इसके साथ साथ उन लोगों से जिन्होंने मेडिकल की फील्ड में कोई अहम किरदार अदा किया होता है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ डिजीज़ पर बात कर चुके हैं और आपको अवेयरनेस दे चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है। हम आज बात करेंगे सीजनल डिजीज़ पे, यानी कि जो आजकल का माहौल है, मौसम है, तो इस हवाले से फैलने वाली बीमारियों पर बात करेंगे, क्योंकि अभी करीबी बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इसके साथ साथ गैस्ट्रो, डायरिया या फिर इसके अलावा जो डिजीज़ फैलती हैं जो और हीट की जो वेव्स आती हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो इस डिजीज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मकबूल कौराई, जो जनरल फिजिशियन हैं। इसके साथ एडिशनल चार्ज ऑफ असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड सीनियर मेडिकल ऑफिसर में अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, जो मेरी अगली गेस्ट हैं डॉक्टर किरण, डर्माटोलॉजिस्ट है, यानी माहिर अमराज जल्द, उनको भी कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। और आज नाज़रीन हम बात करें मुख्तलिफ बीमारियों पर, सीजनल डिजीज़ पर। और अभी पिछले 3 दिन पहले बकरीद ख़त्म हुई और आज इतवार का दिन है, यानी कि हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में होते हैं। और हमारी कोशिश है कि इस वक्त में अगर कोई किसी बीमारी में मुब्तला होता है और सीज़न के हवाले से, तो आज हम उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी, जो कि आप जनरल फिजिशियन हैं। मुझे आप सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि अब ये गर्मियों का मौसम है, अब गर्मियों का मौसम, ये बरसात भी आने वाली है और अभी ये 3 दिन हुए जो बकरीद ख़त्म हुई है। इस हवाले से मुझे बताएं सबसे पहले कि जो बकरीद के दिनों में आपके पास कौन से डिजीज़ के पेशेंट ज़्यादा हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने हमें दावत दी और यहाँ पे स्टूडियो में बुलाया। वेलकम। जो ये ईद के दिनों में जो बीमारियाँ हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर गैस्ट्रो के और डायरिया के आते हैं। और ज़्यादातर इसमें अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आलाइशें होती हैं, वो प्रॉपर तरीके से अगर डिस्पोज ऑफ नहीं होती तो उसकी वजह से मलेरिया और डेंगू होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और मलेरिया और डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो भी हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो गैस्ट्रो और डायरिया के होते हैं। ठीक है, ठीक है। नज़र हम बात किया कि जो हमने आज का टॉपिक रखा है वो रखा ही इसी हवाले से कि जो अभी हम बकरीद गुजारी है, इस पे ये लोगों ने मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। और जब बकरीद की बनी हुई, यानी कि कुर्बानी के जानवरों का गोश्त खाते हैं, मुख्तलिफ डिशेज़ खाते हैं, तो इस हवाले से भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इस बारे में भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं डॉक्टर किरण की तरफ। किरण, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप चूँकि स्किन स्पेशलिस्ट हैं और अब ये गर्मी का मौसम है, आपके पास सबसे ज़्यादा मरीज़ किस बीमारी के आते हैं स्किन के हवाले से? देखिए, गर्मियों के अलावा हमारी जो कराची में स्पेशली जो एटमॉस्फेयर है वो ह्यूमिडिटी का है। तो 3 फैक्टर्स जो होते हैं उसमें डिपेंड करते हैं। एक ह्यूमिडिटी आता है, दूसरा ये कि आपका हॉट क्लाइमेट है, और तीसरी बात ये कि इस क्लाइमेट में सीबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनकी 2 कंप्लेन होती हैं। एक तो वो डिजीज़ जो कि स्पेसिफिकली समर में ही होते हैं, उनकी वजह ही समर होती है, और दूसरे वो डिजीज़ जो कि समर की वजह से एग्रीवेट हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उन दोनों को हमें ट्रीट करना होता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली जो बच्चे आते हैं हमारे पास, वो आते हैं गर्मी दानों की वजह से, जिनको आम अल्फाज में हम प्रिकली हीट कहते हैं, और अगर मेडिकल या डर्माटोलॉजिकल टर्म्स में हम बात की जाए तो उसे हम कहते हैं मलेरिया। अच्छा। तो एक्चुअली मलेरिया जो होता है वो स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी में 2 तरह के होते हैं, एक एपोक्राइन होते हैं और एक इक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। बच्चों में इक्राइन ग्लैंड्स तो डेवलप होते हैं, लेकिन जो इक्राइन डक्ट्स होती हैं वो नहीं सही तरह डेवलप होती हैं। तो ग्लैंड तो अपनी एक्टिविटी कर रहा है, वो स्वेट प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो डक्ट है क्योंकि वो ब्लॉक हो जाती हैं, इसलिए वो स्वेट बाहर नहीं निकल पाता। ये जो आप बता रही हैं कि अच्छा, ये जो स्किन में जो छोटे बच्चों को हम कहते हैं अमूमन गर्मी दाने होंगे, तो ये न्यू बॉर्न बेबीज़ को भी हो जाते हैं, उनके लिए आप कैसे ट्रीट करती हैं? जी, न्यू बॉर्न बेबीज़ में ही होता है कि न्यू बॉर्न बेबीज़ से लेके इन्फेंट तक, जो कि 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उसमें डक की डेवलपमेंट मुकम्मल तौर पर नहीं होती है, जबकि जो ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे मुकम्मल तौर पर बन चुके होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो स्वेट बाहर आना चाहता है तो वो बाहर नहीं आ रहा होता। अच्छा। और ह्यूमिडिटी की वजह से वो बंद हो जाता है और फिर मुख्तलिफ किस्म के दाने चेहरे पे या पूरी बॉडी पे निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक है जनाब। अच्छा, डॉक्टर साहब की तरफ से चलते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि अभी हम इस हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर अलाइशें जो अभी कुर्बानी के जानवरों की, वैसे भी सफाई सुथराई का इंतजाम होना चाहिए, मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं, मच्छर पैदा। अब मक्खियों से सबसे पहले कौन सी बीमारियाँ पैदा होती हैं और ऐसे मरीज़ किन अलामात के साथ आपके साथ आते हैं? देखें, हमारे पास जो मरीज़ आता है जो ख़ास करके वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, जैसे मलेरिया और डेंगू हो गया, और अगर ज़्यादा कंटामिनेशन हो जाती है तो उसकी वजह से डायरिया और गैस्ट्रो के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो
तो अगर डायरिया के साथ और गैस्ट्रो के साथ अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो वो लेथार्जिक होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ जो लूज स्टूल्स पास करता है उसकी वजह से। तो ये है कि हम ऐसे पेशेंट को जब वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं कि भाई अगर ये ओरली वो चीज़ कोई ले पा रहा है तो हम उसको जो ORS हम देते हैं, बच्चों में लो ऑस्मोलरिटी ORS देते हैं, और बड़ों में भी जब ORS फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। अगर कोई नोज़िया और वोमिट के साथ आता है तो डेफिनेटली बस उस पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज करते हैं, फिर उसको इंट्रावेनस फ्लूइड और बाकी जो भी अकॉर्डिंगली मैनेज करना होता है। जैसे अगर फीवर के साथ आ रहा है और ब्लड इन स्टूल्स आ रहा है तो इट मीन्स कि हम उसको एंटीबायोटिक कवर भी देते हैं। अच्छा, आपके पास कोई पेशेंट आता है, अमूमन लोग होता है पहले 1 से 2 दिन सेल्फ मेडिकेशन करते हैं कि पेन कोई जो है वो फीवर कम करने की मेडिसिन खा ली, बॉडी में दर्द है तो पेन किलर खा ली। तो ये सेल्फ मेडिकेशन हम कितनी दिन कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन, और हमें कब फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? देखें, कुछ डेंजर साइंस होती हैं, जैसे खास करके जब अगर गैस्ट्रो या डायरिया हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी से हो जाए तो वो जो है वो पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, उसकी वोमिट्स नहीं रुक रही होती हैं, उसको कंटिन्यूस लूज मोशन हो रहे होते हैं। तो अगर 2-3 दिन से ज़्यादा ये चीज़ अगर चल जाती है तो डेफिनेटली उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए, और फर्दर जो भी ट्रीटमेंट है या मैंने पहले भी बताया कि जो हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई इस पेशेंट को 1 दिन 2 दिन के लिए हम हॉस्पिटलाइज करें ताकि जो उसका डेंजर साइन है जैसे वोमिट्स है, लूज मोशंस है, वो एटलीस्ट कवर अप हो जाए। हॉस्पिटलाइज करने से फ़ायदा ये भी होता है कि फर्दर उसके टेस्ट करने में भी आसानी हो जाती है, पेशेंट आपके पास आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नज़र हम बात यह कि चूँकि अभी बकरीद के दिन गए हैं, यानी कि हम बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, बकरीद से पहले, दौरान और बाद में, ख़ासकर बाद में। और चूँकि देखें बात क्या होती है कि अल्लाह ताला ने जो हमें सेहत अता की है, इसका तमाम निज़ाम का सही से काम करना ज़रूरी है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम इस बारे में भी परवरदिगार को जवाब दें, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि आजकल जो है गर्मियों का सीज़न है और फर्दर हीट की वेव्स आती रहती हैं, इस हवाले से हमें बताएं कि अगर किसी को स्किन पे गर्मी का असर हो जाता है, सनबर्न हो जाता है, तो हमें किस तरीके से ट्रीट करती हैं आप उसको, कि हमें एहतियात भी क्या करनी चाहिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मोस्टली जो हम एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें जो स्किन टाइप है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, वो फिट्जपैट्रिक टाइप 3 एंड फिट्जपैट्रिक टाइप 4 में आते हैं। तो उनका मेन मसला ही यही होता है कि हाइपर पिगमेंटेशन और टैनिंग। ठीक है, जल्दी से जैसे ही हम सूरज में जाते हैं हमारी स्किन टैन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अल्ट्रा वायलेट रेस का ये रोल है कि UVA जो है आपकी इमीडिएट टैनिंग करवाती है। जो इमीडिएट टैनिंग हम जाते हैं, बीच पे जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, जो आजकल समर वेकेशंस भी हैं बच्चों की, तो उसमें सबसे पहले आ जाती है स्किन टैनिंग। और जो डिलेड हमारी हाइपर पिगमेंटेशन है वो होती है UVB की वजह से। तो UVA और UVB दोनों को हमें ओमिट आउट करने के लिए सन ब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और सन ब्लॉक भी अपनी तरफ से नहीं, जो आजकल ओवर द काउंटर खुद ले लेते हैं, स्पेसिफिक आपको स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से आप जाएं और उससे मशवरा करें कि मेरी स्किन टाइप के मुताबिक कौन सा सन ब्लॉक मुझे सूट करता है। सही से। क्योंकि अगर हम सन ब्लॉक की डर्मेटोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल सन ब्लॉक्स और एक होते हैं केमिकल सन ब्लॉक्स। ठीक है, और दोनों सन ब्लॉक्स जो है वो ऑक्यूपेशनल के भी फ़र्क होता है कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप इंडोर वर्क कर रहे हैं, आप आउटडोर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्रिकेटर्स होते हैं या फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्समैन हो गए, राइडर्स हो गए, ठीक है, या जो जिनका ज़्यादातर आउटडोर काम होता है, उनको हम फिजिकल सनस्क्रीन ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, ये आपने जिस तरह बताया कि डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, स्पेशली स्किन स्पेशलिस्ट से, कि मेरे स्किन टाइप के मुताबिक आप बताइए, तो क्या ये हमारी जो स्किन टाइप एक बार है गर्मियों में भी वही सन ब्लॉक होगा, या हम सर्दियों के मौसम में लगाएंगे तो चेंज होगा, या वही होगा? जी जी, नहीं, गर्मियों में एक्चुअली कि आपकी सीबेसिस ग्लैंड भी ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है, ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट भी होता है, तो इस वजह से आपको जेल फॉर्म में ज़्यादा सन ब्लॉक, वाटर बेस्ड भी तो आते हैं जी ना? जी, एक वाटर बेस्ड भी होते हैं, क्रीम बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, वाटर बेस और क्रीम बेस में ये फ़र्क होता है कि आप जो है वाटर बेस लाइट होते हैं, उसमें स्किन कैन ब्रीथ इजीली। ठीक है, और इसके ऊपर आप अपना मेकअप या BB क्रीम भी रीअप्लाई कर सकते हैं, और ये आता है केमिकल सनस्क्रीन वाली कैटेगरी में। सही सही। तो जो भी आप प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन वाले या ह्यूमिडिटी में अगर आप जाएं
तो SC उसमें लिखा हुआ हो। अच्छा, ये C1 खवातीन control। जैसे आप सन ब्लॉक हम जाते हैं धूप में तो यूज़ करते हैं, अमूमन खवातीन ये अपने तौर पे एक मिथ है कि हम जो है चूल्हे के पास जा रहे हैं तो भी सन ब्लॉक लगा ले, क्या ऐसा होता है? बेहतर है? हाँ जी, इसमें ये होता है जो जैसे मैं भी आपको प्रीवियसली बता रही थी कि जो फिजिकल सन ब्लॉक है उसका गुड पॉइंट ये है कि वो आप उसी वक्त भी लगा सकते हैं, तो उसको एक्टिवेटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अच्छा। केमिकल सन ब्लॉक जो आप इंडोर में घर में रह के खवातीन जो लगा सकती हैं, जो धूप में कपड़े लेने जा रही हैं, चूल्हे के पास जाके काम कर रही हैं, एटलीस्ट 15 to 10 मिनट्स पहले आप अप्लाई करेंगे तो फिर वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नरगम, जिस तरीके से डॉक्टर किरण ने हमें बताया, चूँकि डॉक्टर किरण स्किन स्पेशलिस्ट है और हमारी स्किन को हमसे ज़्यादा डॉक्टर जानता है, आप अपने तौर पे अपने स्किन को एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, दिखा लीजिए कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। वो ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि आप अपने तौर पर सेल्फ मेडिकेशन करें और आपकी जो स्किन है वो भी मज़ीद ख़राब हो जाए। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हमेशा अपनी कोई भी प्रॉब्लम डॉक्टर से कंसल्ट किया करें। अब चलते डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर शाहिद मकबूल, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि चूँकि हीट वेव पे हम बात करें, जब हीट की वेव्स आती हैं तो बहुत शदीद गर्मी होती है, लोगों को सबसे पहले तो ये बताएं कि एहतियात क्या करनी चाहिए और अगर किसी को इसका असर हो जाता है तो उसकी क्या अलामत होती है? देखें, सबसे पहले तो जो आपको पता है कि क्योंकि 3-4 साल से ये चीज़ जो है, पहले कभी कराची में ऐसा मौसम नहीं होता था, ख़ासकर मैं कराची की बात करूँ। जी जी। तो कराची में 5-10 साल से एक मौसम आया है जैसे हीट वेव ज़्यादा हो गई है। तो हीट वेव से जो प्रिवेंशन है उससे सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो सन का एक्सपोजर होता है ना, वो उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना होता है। मतलब ये है कि डायरेक्ट धूप ना पड़े। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट है, मतलब अगर आप बाहर काम भी कर रहे हैं तो आप 15 मिनट्स का ब्रेक दे के आप कोई सायेदार जगह पे बैठ जाएं और 15 मिनट्स में आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते रहें। पानी और मशरूबात का यूज़ ज़्यादा करें। अगर बाहर निकल रहे हैं, इन केस अगर कोई काम नहीं है तो आप जो हेड कवर कर लें, अम्ब्रेला यूज़ कर लें। मतलब अगर इन केस को इतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ज़रूरी नहीं है तो आप ज़्यादातर जो पीक टाइम्स होते हैं उनमें आप बाहर ना निकलें। अच्छा, ये भी एहतियात है। हाँ, ये और दूसरी बात ये है कि जो आप वेट टॉवल वगैरह जो वेट कपड़ा होता है तो उसको यूज़ करें। अच्छा। और ये सारी चीज़ें, और इसमें अगर किसी को हो जाता है तो वो जो बचपन में सुनते थे वालिदैन से कि लू लग गई है बेसिकली, तो वही ना हीट वेव का असर हो गया। जैसे जो कहते हैं ना लू चल रही है, गर्मी हो रही है तो आप ज़रा एहतियात करें, मतलब आप धूप से आए तो पानी से भी एकदम एहतियात करें। उस हवाले से मुझे बताएं कि क्या अलामत आती हैं? उसमें ये है कि देखें, सबसे मेन चीज़ ये है कि जब आप को हीट एग्जॉस्ट या अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस बॉडी के टेम्परेचर को इमीडिएटली आपने कम करना होता है। आपने ऊपर से स्पंजिंग बात देना होता है या स्पंजिंग करनी होती है, या अगर कोई एसी वाली जगह है, एयर कंडीशन वाली जगह, वहीं पे उसको बैठाना होता है। वो अवेलेबल नहीं है तो कोई सायेदार जगह पे बैठाना होता है और इमीडिएटली उसको कोई फ्लूइड रिप्लेसमेंट देनी होती है, पानी वो पिलाना होता है। जो अगर फीवर ज़्यादा है, टेम्परेचर बॉडी का ज़्यादा है तो एटलीस्ट उसको एंटीबायोटिक या ऐसा कोई ऐसी चीज़ देनी होती है ताकि उसका जो टेम्परेचर बॉडी का वो कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले 3-4 साल पहले अगर आप देखें कि कुछ जब ये हीट वेव बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा डेथ्स रिकॉर्ड हुई थी, तो उस हवाले से मुझे बताएं तो ऐसा क्या हुआ होगा जो लोग सडन डेथ हुई है? क्या गर्मी एकदम असर कर जाती है या क्या होता है, बंदे को अटैक आ जाता है, क्या सिम्टम होते हैं? इसमें ये है कि जब अब बॉडी एक जो हमारा पसीना निकलता है बॉडी से, ठीक है ना, तो पसीना है वो हमारे लिए समझो कि एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है। आपका जो कूलिंग एटमॉस्फेयर है बॉडी का वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हीट स्ट्रोक होता है तो आपकी बॉडी जो होती है, जो उसकी स्किन होती है वो हॉट और ड्राई होती है और उसमें खास करके जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब कन्फ्यूजन, आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, रीनल शटडाउन हो जाता है। अच्छा। लाजमी सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो ये इट इफेक्ट्स ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, तो उसकी वजह से सडन डेथ होती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, बात क्या होती है कि जब ये प्रोग्राम्स हम करते हैं तो हमारा मकसद आपको अवेयरनेस देना है, क्योंकि देखें हीट की वेव्स आती रहती हैं, क्योंकि हमारे वतन पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने जो मौसम दिए हैं, चारों मौसम है, लेकिन गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले देखें खुद भी एहतियात करें, दूसरों भी करें और दूसरों को भी करवाएं। और इसके साथ अल्लाह ना करे कोई अगर इस हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है तो उसको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में और आज का जो टॉपिक है वो सीजनल डिजीज़ के हवाले से डॉक्टर शाहिद मकबूल और डॉक्टर किरण हमारे साथ मौजूद हैं। और देखें, डॉक्टर्स का जो टाइम होता है वो बड़ा कीमती होता है और इनका यहाँ बुलाने का मकसद ये होता है कि हमने जो ये 1 घंटे का प्रोग्राम किया वो आपके लिए तरतीब दिया ताकि आप इससे अवेयरनेस खुद भी हासिल करें और दूसरों के लिए भी अवेयरनेस का बाइस बने। डॉक्टर साहब की तरफ चलते। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि जब हमने हीट की बात कर ली, सनबर्न हो गया, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी स्किन की डिजीज़ होती हैं, तो गर्मियों में कौन सी ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं और अगर ऑलरेडी मौजूद है तो बढ़ जाती हैं, क्या होता है उसको? हाँ जी, बिल्कुल। इसको मैं आप आम अल्फाज में इस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी कि 2 तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो कि बढ़ जाते हैं गर्मियों में। एक को हम डिवाइड करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ में और एक होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होते हैं, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाता है, फंगल इन्फेक्शन आ जाते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन आ जाते हैं और आर्थ्रोपोड्स इन्फेक्शन आ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है और रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इसमें ओरल ट्रीटमेंट भी हमें देना पड़ता है, टॉपिकल्स भी देने पड़ते हैं और एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपको कंटिन्यूसली ट्रीटमेंट देना होता है। दूसरा, एक पैरासाइटिक में एक बीमारी होती है जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इंग्लिश में नियासिस, जो कि कोयटा साइड पे, खुशदार साइड पे ज़्यादा बीमारी कहाँ होती है। इसकी वजह तो ये होती उस है साइड पे ड्राई मौसम की वजह से? ड्राई मौसम की वजह से नहीं, क्योंकि गर्मी होती है और लोग बाहर सोते हैं। ठीक है, आउटसाइड सोते हैं और जो नेट होती है उस नेट का साइज इतना बड़ा होता है कि और जो छोटी जो सैंड फ्लाई होती है, मक्खी, वो इतनी छोटी होती है कि उसमें से भी चली जाती है। तो ये काफ़ी कॉमन डिजीज़ है। लिशमीनियासिस के भी पेशेंट आते हैं हमारे पास और आर्थ्रोपोड्स में स्केबीज की बीमारी हो गई है। स्केबीज जिसे मुतैदी खारिश भी कहते हैं, वो गर्मियों में ज़्यादा फैलती है क्योंकि लोग इतना अफोर्डेबल नहीं होते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अगर एयर कंडीशन चल रहा है तो एक रूम में 10-10 लोग सो रहे होते हैं, तो इस वजह से, और पानी नहीं आ रहा होता, नहाते नहीं हैं, तो ये ज़्यादा बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि नहाते नहीं है, बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि देखें आजकल जो हमारा वेदर है ये नॉर्मली भी जहाँ गर्मी होती है, आपको पता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जिस जगह जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उस जगह अगर सफाई ना की जाए तो भी जर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो इस हवाले से क्या कहती है, अगर चलें पानी नहीं है, कम से कम बंदे कपड़े चेंज कर लें, स्पंजिंग कर लें कि बॉडी साफ रहे। इस हवाले से थोड़ी सी जी, नहाना तो खैर रोज़ चाहिए, चाहे मलेरिया वाले बच्चे हों, इन्फेक्शियस वाले हों या फिर कोई इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स हो, तो बात तो ज़रूर लेना चाहिए। दूसरी बात मैं इसी तरफ आ रही थी कि इन्फेक्शियस के बाद जो दूसरा डिसऑर्डर वो हमारे पास आती है, मोस्टली फीमेल्स आती हैं, मेल्स आते हैं, एक्ने वल्गैरिस, जो कि एग्रीवेट हो जाती है समर में। इजीमेटस डिसऑर्डर्स हैं वो भी एग्रीवेट हो जाते हैं समर में। रोज़ेशिया हो गई और ऑटोइम्यून डिजीज हो गए जैसे सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो गया और दूसरे फोटोटॉक्सिक डर्माटोसिस हो गए, लाइक PLE हो गया या सोलर अर्टिकेरिया हो गया। ये सारी बीमारियाँ गर्मियों में ही ज़्यादा एग्रीवेट होती हैं। तो एक्नी का ये है कि उसमें सिर्फ ह्यूमिडिटी और हॉट इन्वायरमेंट नहीं है, इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी भी हाइपर एक्टिव हो जाती है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट, वो काफ़ी देर तक अक्लूज कर देती हैं आपकी स्किन को। तो पोर्स को जो है ब्रेथ करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इस वजह से अंदर बैक्टीरिया जो पाइनोबैक्टीरियम एक्नी है वो डेवलप होता रहता है और आपके नोड्यूल्स और पस्ट्यूल्स। जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है बच्चों में या बड़ों में जो भी है वो एटलीस्ट हमें करना चाहिए ताकि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो अच्छी हो जाए। जब इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, अच्छा दूसरी बात ये है कि जो मेन चीज़ है EPI, जब आपके बच्चे मतलब चाइल्ड बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक हमारा एक्सटेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन जो होती है अगेंस्ट डिजीज़ वो ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उस पर अगर कोई भी मतलब उसके बाद अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एटलीस्ट उस इन्फेक्शन का लेवल इतना पावर नहीं होता, क्योंकि उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। अच्छा। तो ये इस प्रोग्राम के तहत मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं बच्चों को। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब कितने साल की उम्र तक वैक्सीनेशन करवाई जाती है? 2 ईयर्स तक करवाई जाती है। अच्छा, कुछ 5 ईयर्स वाली भी होती है जो अभी जो बूस्टर, क्योंकि जो डिजीज हमारी काफ़ी हमारे एटमॉस्फेयर में एनवायरनमेंट में बढ़ गई हैं, तो उनके हवाले से जैसे पोलियो के हम वैसे भी उसके जो हमारा EPI है 2 ईयर्स में उसमें भी देते हैं। अच्छा। लेकिन 5 ईयर्स तक हम ये रिकमेंड करते हैं कि भाई पोलियो के जो कतरे आप पिलाते रहें। तो ऐसे ही जैसे मल्टी रेजिस्टेंट डिजीज़ अभी आ गई हैं तो उसके अगेंस्ट में मतलब जो अगर कोई ऐसी कैंपेन होती है तो उसमें उस बूस्टर डोज जैसे हैं वैक्सीनेशन। ठीक है। ज़्यादातर ये 5 ईयर्स तक ये चीज़ होती है। 5 ईयर्स तक होती है। ठीक है। नाज़रीन, डॉक्टर शाहिद मकबूल और डॉक्टर किरण हमारे साथ मौजूद है और आज हम सीजनल डिजीज़ पे और स्किन डिजीज़ पे बात कर रहे हैं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हमारी कोशिश है कि हम आपको जितनी ज़्यादा सीजनल डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस दें उतनी हमारी लिए खुशी की बात होगी। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो आपको ऑन स्क्रीन तो सिर्फ 2 या 3 लोग दिखते हैं, लेकिन कोई भी प्रोग्राम करने के लिए पूरी एक टीम वर्क होता है, जो हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा अवेयरनेस दें ताकि आप लोग बीमारियों से बच सकें। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि एक हेल्दी पर्सन को जो प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहे, और इसके साथ साथ जो है वो जैसे होता है दाल, सब्जियाँ, फल फ्रूट मुनासिब मिकदार में कितना लेना चाहिए कि उसकी हेल्दी और लाइफस्टाइल सही रहे? देखें, 2 महीने से मैं भी डाइट प्लान पे चल रहा हूँ। अच्छा, तो good. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ जी पे। ज़रूर। कि देखें, जो भी आप ले रहे हैं उसका एक मिनिमम अमाउंट होता है कि भाई आप एक कार्बोहाइड्रेट कितनी लेनी है आपको, फैट कितनी लेनी है आपको, प्रोटीन कितना लेना है, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल्स को अच्छा करता है। कार्बोहाइड्रेट जो आपको चाहिए होती है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। फैट ज़रूरी होता है काफ़ी, जैसे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो उसके लिए आपकी फैट का मिकदार ज़रूरी है। बाकी कुछ मिनरल्स हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ने वेजिटेबल्स में भी रखी हैं, मीट में भी रखा है, और अभी तो ज़्यादा अभी जो जैसे ईद गुजरी है तो हाँ, तो उसमें ये है कि जो आप चीज़ ले रहे हैं उसको प्रॉपर कुक करें। अच्छा। अगर कोई चीज़ आप बाहर से लेके आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर वॉश करें, ताकि एटलीस्ट जो आपका मतलब चांस होता है इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया adopt वगैरह करने का, सब साफ हो जो जाए। भी है वो साफ हो जाए। तो ये जो पर्सनल फूड और जो हाइजीन जो है वो पर्सनली और फूड के जो हाइजीन है वो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो इसमें आपने सारी चीज़ें हर मिकदार में लेती है, लेकिन उसके साथ आपने मिनिमम 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी होती है। ये अपनी ज़िंदगी में ये अडॉप्ट कर लें। अच्छा। क्योंकि मैंने 37 साल के बाद ये चीज़ अडॉप्ट की है, और मुझे इस चीज़ से इसके बहुत ज़्यादा फायदा अच्छा। रही है। असल में लोग बहुत सारे कहते हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज ना करें, कम से कम वॉकिंग तो करें। एटलीस्ट हाँ, वॉक कर सकते हैं। 30 मिनट्स वॉक मतलब करें, ये है कि सेहतमंद आपके रहने के जिस्म से वो थोड़ा पसीना निकलना चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जो अभी घर से निकला हूँ, कि थोड़ी बहुत एटमॉस्फेरिक एयर होती है, ऑक्सीजन बाहर की आप ले फ्रेश रहे होता होते है हैं, इंसान। आप फ्रेश हो जाते हैं, और ये फ्रेशनेस के लिए बहुत अच्छी होती है। फिर आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो आपको ये चीज़ हार्मफुल नहीं होती आपके लिए, क्योंकि आप जो ले रहे हैं वो आप बर्न कर रहे हैं। बर्न हो तो रहा है, इसको मेंटेन रखें। मतलब यानी कि मैं ये कहती हूँ कि डॉक्टर साहब, हम जिस तरीके से अपनी लाइफ को गुजारते हैं, यानी खाना तो हर हाल में खाते ही खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लोग नमाज भी पढ़ते हैं, वज़ू भी करते हैं, और साथ साथ जो हमारी मस्ट है ज़िंदगी में, इसी तरह एक्सरसाइज को भी ज़रूर कर लेना चाहिए। इसको ज़रूर कर लेना वॉकिंग, ताकि कम से कम 30 मिनट्स। मतलब ये है कि अगर आप में एनर्जी है तो आप मैं तो कहूँगा आप जिम भी यूज करें। जिम भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि एक ही वक्त में करें, दिन में 2 से 3 बार भी की जा सकती है, 10 मिनट भी की जा सकती है। मिनिमम 30 मिनट्स आप डेली एक्सरसाइज करें, कि आपको पसीना आए। पसीना है, मतलब आपके जिस्म से पसीना निकले। उसके बाद फिर आप जो भी चीज़ खाते हैं, वैसे भी हमारे सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। बिल्कुल, ठीक है ना। सही है। एक 2 हिस्से आपने खाने हैं, एक हिस्सा आपने छोड़ना है, एक हिस्सा हवा के लिए रखना है। तो 4 हिस्सों में अगर आप इसके साथ चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी आपको बीमारी नहीं लगेगी। बिल्कुल। लेकिन लगेगी तो वो एटलीस्ट आपका जो है ना जिस्म का, बॉडी का सदका होता है वो निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखिए एज अ मुस्लिम हमारा इस बात पे ईमान है कि अगर बीमारियां आती हैं तो भी हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपनी डाइट प्लान की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देखें हम अपनी जो लाइफ हमारी है, लाइफस्टाइल है, रूटीन है, जो भी आपका काम है, कम से कम उसमें 30 मिनट्स या 15 मिनट्स अपनी सेहत के लिए निकालिए, वॉक कीजिए। अगर बहुत सारे लोग किसी वजह से एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो छोटी सी भी जगह में आप वॉक करें, को आपको पसीना है, वो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंदुरुस्ती नहीं। लिहाजा अपनी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को खाएं ताकि आपकी सेहत सलामत रहे। और डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए, चूँकि हम वॉकिंग की बात करें, वॉकिंग का स्किन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, नए क्लोन बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं, लेकिन जो लोग, एक तो वॉकिंग की बात, इसके अलावा हमें अपने स्किन पे मेकअप किस हद तक यूज़ करना चाहिए ताकि स्किन डिस्टर्ब ना हो? अच्छा, ये मेकअप का ये है कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हर स्किन टाइप की अलग आपकी ऑप्शन होनी चाहिए। जो एक्नी प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, वो कभी भी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे जो कोमेडोजेनिक हो। कोमेडोजेनिक मतलब कि वो आपके पोर्स को क्लॉग कर दे। अच्छा। ठीक है, तो हमेशा वो प्रोडक्ट यूज़ करें जिस पे SC लिखा हुआ हो, सीबम कंट्रोल वाले प्रोडक्ट्स हों। अच्छा। दूसरा ये कि थिक पेस्ट हो गए या ग्रीसी ऑइंटमेंट्स हो गए या ग्रीसी इमोलियंट्स हो गए, वो उन्हें यूज़ नहीं करना है। ठीक है। अब तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र भी आ गए हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। दूसरा मेकअप जो है, एक या कॉस्मेटिक या मेकअप ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वजह है एक्नी करने की और एक्नी फॉर्म इरप्शन की भी। ठीक है। अच्छा। और बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो एग्रीवेट भी कॉस्मेटिक की वजह से होती हैं।
तो जब एटलीस्ट चलें, अगर आपका प्रोफेशनली या अगर आपको कहीं आना जाना है, आप मेकअप कर भी रहे हैं, तो बेड टाइम पे जाने से पहले अच्छी तरह क्लींस करें। अच्छा। एटलीस्ट 3 दफ़ा आप उसको क्लींस करें, उसके बाद आप फेस वॉश से वॉश करें, फिर अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, नाइट क्रीम यूज़ करें, अंडर डार्क आई क्रीम यूज़ करें। और अगर आप 34 या 40 से आपकी एज अबव है तो आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप नियासिनामाइड बेस्ड सीरम्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो आपकी डैमेज हुआ है सारा दिन में, तो रात को आराम से स्किन में आपकी रिलैक्स हो जाए और रिजनरेशन आपकी शुरू हो जाए, फ्रेश हो जाए स्किन। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बताएं कि कोई भी ख़वातीन, देखिए हर औरत जो है वो अपने घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं, ख़वातीन किचन में ये वो, तो और इतना ज़्यादा अपनी स्किन की वो नहीं करती हिफाजत, तो नॉर्मली आप क्या एडवाइस करती हैं कि ये चीज़ इस्तेमाल करें आप, तो आपकी स्किन फ्रेश एंड हेल्दी रहेगी? जैसे मॉइस्चराइज़र है या क्लिनजर है या फिर आप फेस वॉश यूज़ करते हैं, 2-3 चीज़ें थोड़ा ऐसे मुझे एडवाइस करें। हाँ जी, मैं एडवाइस करती हूँ फेस वॉश। अगर आपके फेस वॉश में अगर आपकी जो स्किन है वो एक्सफोलिएशन आपको चाहिए, तो फिर आप ऐसे फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जिसमें सैलिसाइलिक एसिड हो, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो, मैंडेलिक एसिड हो 1 और 2%, जो कि साथ साथ आपकी स्किन की जो डेड स्किन आपकी जमा हो जाती है उसको एक्सफोलिएट करे। ठीक है। अच्छा। अगर क्लींस तो आपको डेली करना चाहिए, लेकिन जो एब्रेजन हो गई है या एक्सफोलिएशन हो गई वो एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक करनी चाहिए। ठीक अच्छा। है। और जो फीमेल्स जो घर में होती हैं, जो कहती हैं हम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनको कम से कम ये करना चाहिए कि सुबह उठ के जब फेस वॉश करें, अपनी स्किन के टाइप के हिसाब से फेस वॉश आप सजेस्ट करवाएं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा के और सन ब्लॉक केमिकल, जो हमारे केमिकल सन ब्लॉक है वो लगा के अगर वो चूल्हे के पास जाएंगी तो वो कर सकते हैं, फ़ायदा अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर ख़वातीन कहती है ना जी हमें टाइम नहीं मिलता, देखिए 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से भी आप 1 घंटा आप लेने नहीं निकाल सकते, तो क्या मशीन की लाइफ है क्या? मतलब मैं ये समझती हूँ कि हमारी लाइफ को एक जैसे कैलकुलेटेड स्टाइल हो चाहिए। आप मतलब बच्चे हैं, स्कूल चले गए, आप काम कर लिया, आप खुद जितने भी काम आप निपटा लें, पूरा दिन रात पड़ा है आपके पास, अपने लिए 1 घंटा निकालना चाहिए ताकि हम एटलीस्ट हेल्दी रहेंगे, तो एक खानदान हेल्दी रहेगा ना। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे इस बारे में? सोते अगर वक्त एक माँ at least, हेल्दी है तो वो अपने खानदान को बड़े अच्छे तरीके से चला बिल्कुल ऐसे ही है। और इस हवाले से क्या बताएंगे आप? एटलीस्ट रात में आपकी चेहरे पे कोई कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, चेहरे पर भी, फेस पर भी और हाथ पाँव पर भी, वो पूरा क्लीन करके मॉइस्चराइज़र करके आप सोएंगे तो आपकी एजिंग भी डिलेड होगी। सबसे अच्छा तरीका अपने जो ना इस्लाम और दीन पे अमल करें, वजू करके सोएं, वैसे ही सारी जी। चीज़ें साफ हो वो जाएंगी। एजिंग को भी डिलेट करता है वो, और अच्छा। फिर उसके बाद आपकी फाइन लाइंस भी इससे कम होंगी। जितना बगैर मॉइस्चराइज किए, बगैर रेटिनॉल या जो भी सीरम जो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं लगाएंगे तो फिर एजिंग भी जल्दी अच्छा आएगी। डॉक्टर साहब, एक आपकी बात से मुझे एक बड़ी मज़े की सी बात जहन में आई कि जो ख़वातीन होते हैं ना, बहुत अच्छे अखलाक की होती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, और कुछ होती हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में रहती हैं, इस चीज़ का भी हमारे स्किन पे, चेहरे पर असर पड़ता है? अगर नाराज़ और गुस्से में ज़्यादा रहती हैं तो उनके जो नाराज़ वाले मसल्स हैं, जैसे एंग्री मसल्स हो गए हमारे, और जो हमारी गमी लाइंस हो गई हैं, तो फ्रॉन लाइंस हो गई हैं, तो वो ज़ाहिर है वो ज़्यादा आप मसल्स यूज़ करेंगी तो वो हाइपरट्रॉफी की तरफ चले जाते हैं, और मसल्स की लाइंस मतलब आपकी जो रिंकल्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे, जिन्हें हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। तो जितना वो यूज़ करेंगे अपने एक्सप्रेशन वाले मसल्स को, उतना ही आपकी जो है लाइंस ज़्यादा होंगी। ज़ाहिर है उसके बाद स्ट्रेस हार्मोन का भी डायरेक्ट रोल है जी, डायरेक्ट रोल है आपकी स्किन पे। तो ये है कि फिर आपको बोटॉक्स की तरफ या दूसरे जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स उसकी तरफ जाना पड़ेगा। जभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो आला अखलाक के बिना पे मर्तबा हासिल किया जा सकता है वो इबादत से नहीं मिलता। इसका मतलब है कि अच्छा अखलाक और मुस्कुराना यही नहीं कि दूसरों के लिए भी, आपकी अपनी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। क्या कहते हैं ये इस बारे सबसे में? बड़ी तबलीग भी है ना? हाँ, ये है कि अब अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसको अगर मुस्कुरा के भी देखेंगे ना, तो ये भी आपने सदका उसके लिए जारिया है। सदका जारिया कर बहुत दिया। प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। नाज़रीन, हम बात क्या होती है कि देखें, सबसे पहले हम चूँकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बात पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कीजिए, क्योंकि हम जब अल्लाह ताला के हुजूर इबादत के लिए पेश होते हैं, 5 बार वज़ू करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं, तो आपकी बीमारियाँ तकलीफ़ें वैसे ही दूर हो जाती हैं। इस अमल से हमें इबादत से रूहानी और जहनी सुकून मिलता है। इसके साथ साथ चूँकि हम मुसलमान हैं और हमें ये अंदाज़ा है कि वज़ू करने से हमारी बीमारियाँ धुलती हैं, चाहे वो जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, तो इस हवाले से भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा किया कीजिए। और डॉक्टर साहिबा, आप दोनों मुझे कुछ मैसेज देना चाहेंगे? प्रोग्राम का टाइम अख्ताम की तरफ है, इंशाल्लाह हम फिर ज़रूर आपको बुलाएंगे अब कुछ, ताकि हम जो सीजनल डिजीज़ पे बात कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसे एडवाइसेस आप देंगे कि हम इन बच सकें और एहतियात करें? सीजनल डिजीज़ के हवाले से जो सबसे मेन चीज़ जो प्रिवेंशन करनी है वो आपने घर में बॉयल वाटर यूज़ करना है।
अच्छा। वो बेसिक चीज़ है, क्योंकि आपका जो वाटर है वो हर जगह पे यूज़ होता है, आपके पीने में, आपके खाने में, आपके बर्तन धोने में, मतलब एवरीवेयर जो आपका पानी यूज़र होता है। और दूसरी बात ये है कि जो टेप वाटर से आइस बनती है बाहर, उसको जितना अवॉइड कर सकें वो अवॉइड करें। बिल्कुल सही। और तीसरी जो मेन चीज़ है, जो आप चीज़ें ला रहे हैं बाहर से, जैसे मीट है, जैसे अभी भी ईद का सीज़न है, तो मीट को प्रॉपर कुक कर रहे हैं। मतलब ये है कि अगर कुक करेंगे तो एटलीस्ट उससे जो आपके हैज़र्ड्स होंगे वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, आपने मीट को कुक करने की बात की, उससे पहले मुझे एक बात बताइए कि जब मीट हम लोग फ्रीज करते हैं तो हमें क्या वॉश करके फ्रीज करना चाहिए या ऐसे ही रख देना चाहिए? वॉश करके फ्रीज करना वॉश चाहिए, करके रखना क्योंकि फ्रीज करने के बाद ना आपका वो सेफ रहता है। अच्छा। खास करके जो आपके पैक्ड जो मीट मिलते हैं, जैसे आप ये स्टोर्स पे, तो उसकी सिर्फ आपने एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है, बाकी वो आपके लिए सेफ होता है ज़्यादातर। तो इसलिए है कि उसको प्रॉपर फ्रीज करें, प्रॉपर वॉश करें, प्रॉपर कुक करें। और जो भी बाहर से चीज़ ला रहे हैं तो उसको बाहर से लाने के बाद पहले उसको वॉश करके फिर फ्रिज में या बाकी जहाँ पे रखना है आप रखें। और जो मुख्तलिफ बीमारियों के पेशेंट्स होते हैं, किसी को अल्सर है, किसी को हेपेटाइटिस है, ब्लड प्रेशर है, तो इन लोगों को क्या एहतियात करने की ज़रूरत है? वैसे देखें ना, लो साइड डॉल्ट जो आपने डाइट आप ले रहे हैं, अगर मतलब जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको डॉक्टर ज़्यादा कहते हैं कि भाई आप नमक कम यूज़ करें, फेट कम यूज़ करें। एटलीस्ट उसमें ये होगा कि जो आपकी प्रॉपर मेडिकेशन है वो आपने प्रॉपर यूज़ करनी होती है, जो प्रॉपर फाइबर डाइट होती है वो आपने यूज़ करनी होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको मीठे से परहेज़ करना होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट करती हैं कि फर्दर कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। ठीक है, यानी कि हमें अपनी सेहत और अपनी सेहत की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आप क्या मैसेज देंगी? जी, मेरा टेक होम मैसेज ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से कम बच्चे हैं या उससे ऊपर बच्चे हैं, उनको इतनी मल्टी लेयर वाले कपड़े ना पहनाएं पेरेंट्स। उनको वेल एरिएटेड कॉटन या लॉन के कपड़े पहनाएं, ताकि जो गर्मी दाने हो, सॉफ्ट हाँ। बिल्कुल स्टफ़ हो। दूसरा, जो पैम्पर्स का इस्तेमाल है, डायपर्स का जो इस्तेमाल हम करते हैं, वो भी इतना ज़्यादा ना करें, क्योंकि बच्चे डायपर रैश के साथ भी आते हैं। और तीसरा ये है कि अभी बकरा ईद जो गुजरी है, इसके बाद जो भी आपने मीट कंजप्शन किया, एटलीस्ट अब उसको इत्तेदाल की तरफ आके फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें, बैलेंस हो जाए डाइट, ताकि वो आपकी थोड़ी बैलेंस हो जाए। ठीक है, ठीक है। और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल आप करो, एक्सरसाइज तो मस्ट। ठीक है, ठीक है। यानी कि हमारे दोनों डॉक्टर्स ने हमें बताया कि नाज़रीन हम अपनी ज़िंदगी को जैसे भी आपने गुजारें, लेकिन अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए और सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज नहीं तो कम से कम वॉकिंग ज़रूर कीजिए। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शाहिद मकबूल और डॉक्टर किरण। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी एक्सपीरियंस से हमें बातें बताई और ये आपकी आगाही का बाइस बनेंगी इंशाल्लाह। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।